हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। दोस्तों, डेली न्यूज़पेपर डिस्कशन थ्रू एमसीक्यू के अंदर जैसा कि आपको पता है हम हर रोज इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाते हैं, उसके ऊपर उसको डिस्कस करते हैं एंड एमसीक्यू करते हैं, है ना। तो यहाँ पे दो टाइप के स्टूडेंट हैं जो कहते हैं कि पहले एमसीक्यू दिखाओ उसके बाद डिस्कशन करो, हम चेक करना चाहते हैं हमें आता है या नहीं। दूसरे कहते हैं कि पहले डिस्कशन करो उसके बाद एमसीक्यू। तो आपको पहले भी एमसीक्यू दिखेगा, उसके बाद डिस्कशन होगी, ठीक है, देन दोबारा एमसीक्यू आएगा। तो दोनों टाइप के स्टूडेंट इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जी, ये टॉपिक है दोस्तों, इसके ऊपर बात करेंगे आज हम। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है उनके लिए जो पहले सॉल्व करना चाहते हैं, स्टॉप करो वीडियो और इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। चलिए जी, इंडिया एब्सटेन अगेन इन यूएन वोट। जैसा कि आपको पता है कि इंडिया हमेशा रशिया एंड यूएस, है ना, दोनों को बैलेंस के अंदर रखता है, क्योंकि दिक्कत आती है भाई, हमारा दोनों के साथ अच्छा रिलेशन है, ठीक है। अगर हम मान लीजिए यूएस की साइड लें, अगर रिसेंटली रशिया ने यूक्रेन को अंदर इन्वेड किया, वहाँ पे क्या होगा, दिक्कत आएगी अपने को रशिया से, क्योंकि बहुत से हथियार हम यहाँ पे लेते हैं। तो इसी चक्कर में जो है हम यहाँ पे इसका जो बैलेंस रखने की कोशिश करते हैं। जब भी वोटिंग होती है क्या है ना, जिसके के आप रशिया के खिलाफ वोटिंग करो, तो इंडिया कहता है कि हम साइड पे ठीक है, हम यहाँ पे वोटिंग नहीं करेंगे। तो रिसेंटली यही इंडिया ने किया यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल के अंदर जिनेवा में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया ही है, 13 कंट्री ऐसी हैं, ठीक है। 47 मेंबर काउंसिल है इसके अंदर। अगर मैं बात करूँ चाइना, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, सूडान, उज्बेकिस्तान, वेनेजुएला, तो ये कुछ कंट्रीज़ हैं जो इसके इंडिया के साथ ही थी इसी में। 32 कंट्रीज़ ने, ठीक है, नियरली 2/3 जो काउंसिल का बनता है, उन्होंने रेजोल्यूशन को वोट किया है और ये बात की है कि अपॉइंट करो 3 मेंबर, ठीक है, ह्यूमन राइट एक्सपर्ट फॉर ईयर के, यहाँ पे ह्यूमन राइट वायलेशन क्या क्या हुआ है उसके ऊपर ये इंक्वायरी करेगी, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे बात करते हैं यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल की। तो क्रिएट हुई 2006 यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के थ्रू। अब इसके अंदर हमें ध्यान क्या रखना है यूपीएससी के कंटेक्स्ट के अंदर। देखो, एक तो आपको बेसिक नेचर, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है यूएन की, ठीक है, और इसका जो सेक्रेटरी है वो सर्व करता है ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आपको इसके इलेक्शन के ऊपर, क्योंकि 47 मेंबर की हम बात करते हैं, क्योंकि रिसेंटली इंडिया इलेक्ट हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो आपको इलेक्शन का प्रोसीजर या कितने वोट से या कैसे होती है वो आपको पता होना चाहिए। अब इसके जो 47 मेंबर हैं वो अलग अलग एरिया पे डिवाइड है, उसके हिसाब से उस एरिया में उतने मेंबर लिए थे। ऐसे अफ्रीकन स्टेट एंड एशिया पैसिफिक से 13 ईच, ठीक है। लैटिन अमेरिका, कैरिबियन 8 सीट्स, वेस्टर्न यूरोप एंड अदर स्टेट 7 सीट्स, ईस्टर्न यूरोप जो है वो 6 सीट वहाँ से आती है, ठीक है। और जब कोई इलेक्ट होता है वो 3 साल के लिए इलेक्ट होता है, और इमीडिएट दो बार इलेक्शन होने से, 2 बार कंसेक्टिव टर्म के बाद वो इमीडिएट वहाँ पे री इलेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं होता, ठीक है जी। अब यहाँ पे बात करते हैं इसके मैकेनिज्म के अंदर भी यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू है, ठीक है, जो असेस करता है ह्यूमन राइट सिचुएशंस के अलग अलग जगह के ऊपर मेंबर स्टेट्स के अंदर कैसी है। 2020 के अंदर इंडिया ने भी अपना मिड टर्म रिपोर्ट इसको सबमिट की थी। कंप्लेंट प्रोसीजर है, यहाँ पे इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन कोई भी इसका जो ह्यूमन राइट वायलेशन का यहाँ पे इशू को उठा सकता है, ठीक है जी। ये आपको ध्यान रखना है प्री के कंटेक्स्ट के अंदर। यहाँ पे बात करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन कंटेक्स्ट टू द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, इट इज अ इंटर गवर्नमेंटल बॉडी विद इन यूनाइटेड नेशन सिस्टम। सेकंड, द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल शैल सर्व फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years एंड शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर इमीडिएट री इलेक्शन आफ्टर 2 consecutive terms। थर्ड है, द मेंबर ऑफ काउंसिल shall be elected directly and individually by secret ballot by majority of the members in General Assembly। फोर्थ है, रिसेंटली इंडिया वॉज री इलेक्टेड टू यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल फॉर द 22-24 टर्म, ठीक है दोस्तों। 1 and 2, 2 and 3, 1, 3, 4 ऑल ऑफ दी। अब यहाँ पे हर एक जो स्टेटमेंट है जो हमारा यूपीएससी कंटेक्स्ट के अंदर इंपॉर्टेंट है कि इंडिया का क्या स्टेटस है, उसके ऊपर एक स्टेटमेंट है, इलेक्शन कैसे होते हैं, है ना, वो उसके ऊपर बात की गई है, और उसका जो जनरल नेचर है। 4 स्टेटमेंट हो सकता है यूपीएससी 2 दे या 3 दे, लेकिन हमें क्योंकि टॉपिक को पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करना है तो यहाँ पे इसलिए 4 स्टेटमेंट दी गई है। तो यहाँ पे आंसर अपना सिंपल है, सेकंड यहाँ पे 5 year है, ये इनकरेक्ट है ना। तो यहाँ पे इसको हमने निकाल दिया। इसके अलावा बाकी की स्टेटमेंट ठीक है ये वाली। इसके अलावा अगर यहाँ पे देखें, डायरेक्टली इंडिविजुअली सीक्रेट बैलेट्स के थ्रू यहाँ पे होता है, और जनरल असेंबली के अंदर वोटिंग होती है, मेजोरिटी जो कंट्री को मिलनी चाहिए उसके हिसाब से वो सिलेक्ट हो जाती है। सेकंड क्वेश्चन है उनके लिए जो पहले करना चाहते हैं, यहाँ पे बात करते हैं। नोकुकुली रिमेन्स अनचेक्ड इन कोझिकोड। अब केरला के अंदर दोस्तों एक सिस्टम है जो जैसे
जो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है ना, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, वो ये कहती हैं कि मान लीजिए कोई और पर्सन है, किसी ने मैरिज का सामान मंगवाया या कुछ भी है, उसकी लोडिंग अनलोडिंग करता है जब, है ना, कोई और लेबर वो लगाता है लोडिंग अनलोडिंग, उसके लिए भी आपको पैसे इसको पे करने पड़ेंगे। ठीक है जी, उसके लिए भी इसको पैसे पे करने पड़ेंगे। मतलब इन्होंने कुछ नहीं किया, ये तो बस देख रहे थे, लेकिन तब भी इनको पैसे मिलेंगे। जैसे रिसेंटली ट्रेड यूनियन ने केरला के अंदर जो ट्रक था, ठीक है, इसरो का, जब कोविड का टाइम था, उसको पास होने के लिए 10 लाख रुपए मांगे थे। तो ये एक अनफेयर प्रैक्टिसेस है जो हर एक को दिक्कत करती, चाहे मिडिल क्लास हो चाहे वो हाई क्लास हो, है ना, अलग से पैसे देने पड़े। ठीक है, तो इसको 2018 के अराउंड केरला ने बैन कर दिया था। लेकिन अभी भी ये जो आर्टिकल है बोलता है कि अभी भी वहां पे ये सिस्टम चलता है। ठीक है दोस्तों, अभी भी सिस्टम चलता है, क्योंकि पुलिस जो है इसके अंदर काफी ज्यादा जो मीडिएटर बनी हुई है, तो पुलिस इसको इंप्लीमेंट नहीं कर रही बैन को प्रॉपर, और वो अपना हिस्सा वो भी ले रही है। ठीक है दोस्तों, अब इसको नुकुकुली को गॉकिंग चार्ज भी बोलते हैं। ठीक है, बस स्टेयरिंग के चार्जेस हैं, ऐसे ही पैसा यहाँ पे मिलता है। तो बाकी वही चीज़ है जो मैंने ऑलरेडी आपको समझा दी है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, गॉकिंग चार्ज ऑफन इन न्यूज इज अ नॉर्मलाइज्ड प्रैक्टिस वेयर ऑर्गेनाइज्ड लेबर यूनियंस एक्सटॉर्ट मनी फ्रॉम इंडिविजुअल और बिजनेसेस टू अलाउ देम टू लोड अनलोड देयर बिलोंगिंग्स। इट इज ऑल्सो नोन एज अंगाड़िया सिस्टम, हुंदी, महलवाड़ी, नुकुकुली। ठीक है जी, यहाँ पे आंसर क्या है, सिंपल है, क्योंकि हमने किया है ना दोस्तों। अंगाड़िया सिस्टम हमने रिसेंटली पढ़ा था, जहाँ पे ट्रेड, जो डायमंड ट्रेड है महाराष्ट्र और मुंबई और गुजरात के बीच में होता है, वो पैसे उनको देते हैं और लेके जाते हैं। हुंदी सिस्टम में मैंने उसी क्लास में आपको बताया था, यूपीएससी ने पूछा है। महलवाड़ी तो आप वैसे ही यहाँ पे निकाल सकते थे ये स्टेटमेंट को। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, उनके लिए पहले सॉल्व करना चाहते हैं, बाकी यहाँ पे हम बात करते हैं। रिपोर्ट ऑफ स्ट्रेंज कैनाइन डिजीज स्प्रेड पैनिक। रिसेंटली सोशल मीडिया के, आपको पता है सोशल मीडिया के ऊपर कौन फेमस हो जाए, क्या वायरल हो जाए, किसी को पता नहीं, है ना, बंदे खुद नहीं पता होता। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो हैदराबाद के अंदर क्या हुआ कि बहुत सी जो व्हाट्सएप के ऊपर के बहुत से जो डॉग हैं उनकी डेथ हो रही है एक जो वायरल डिजीज़ के कारण। हालांकि जो ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इसने डिनाई किया, उसने बोले एक आधा कुत्ता बीमार हुआ, इससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ हमें देखने को नहीं मिला, ये सब कुछ फेक है। बात यहाँ पे करते हैं पर्वो वायरस की। पर्वो वायरस जो बहुत ही कंटेजियस है, बहुत जल्दी से फैलता है दोस्तों। इंटेस्टाइनल ट्रैक डॉग को अगर हो जाए वॉमिटिंग, है ना, और उसकी डेथ भी हो सकती है। 90% मोर्टेलिटी रेट है इसका। ठीक है, स्प्रेड कैसे होता है ये हमने ध्यान रखना है टू दी पॉइंट, क्योंकि भाई प्री के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां पे आपको मैं बता देता हूँ, जब आप डिजीज पढ़ते हो आपको क्या देखना है, क्या है वायरल है या बैक्टीरियल है। दूसरा आपको देखना है कि क्या ये जो इसका ट्रांसमिशन है वो कैसे होता है ना। इन दोनों के ऊपर आपको ज़्यादातर फोकस रखना है। ठीक है, उसके बाद जो आगे डिजीज टू डिजीज डिपेंड है कि और हमें कोई एक आधी इंफॉर्मेशन रखनी है यार कि नहीं। अब ये डायरेक्ट कंटेक्ट है, मान लीजिए इन्फेक्टेड डॉग से कंटेक्ट होता है तब भी फैल सकती है। इनडायरेक्ट ह्यूमन है, मान लीजिए इंसान है, वो किसी इन्फेक्टेड डॉग के टच में है और उसके बाद अपने जो पपी को, है ना, मेरा बेबी कह के बुलाते हैं ना घर में, तो वो करेगा तो उस डॉग को वो डिजीज ट्रांसमिट होने के चांसेस है। ठीक है जी, तो इतना ज़रा देखो ये जल्दी ट्रांसमिट करती है। इन्फेक्शन से नो क्योर अवेलेबल नहीं है, आप वैक्सीनेशन वगैरह उसकी करवा सकते हो, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा जैसे इन्फेक्टेड, अगर सपोज करो कि पेट डॉग है, उनको भी बोला गया कि आप जैसे स्ट्रीट है, स्ट्रीट के ऊपर कोई अगर इन्फेक्टेड डॉग घूम रहा है, उसके बाद आपको वो क्यों, कुत्ता तो ज़मीन को चाटता है ना, तो वहाँ पे आपको इस डॉग को लेके नहीं जाना। ठीक है जी, वहाँ से भी डिजीज़ ये फैल सकती है। इसके अलावा एक और डिजीज़ थी, आपको पता है, कैनाइन डिस्टेंपर वायरस। ये जो बहुत ज़्यादा, अगर मैं 2019 की बात करूं तो बहुत सारा डॉग के अंदर रेंथोबोर नेशनल पार्क राजस्थान के अंदर फैल गई थी। इसके अलावा रिसेंटली जो अपने गिर फॉरेस्ट, यहाँ पे लायन 20 लायन है ना, इनको जो डेथ हो गई थी इसकी वजह से। ठीक है, कैनाइन डिस्टेंपर वायरस भी यहाँ पे GIT अगर रेस्पिरेटरी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और हमने वैक्सीनेशन वगैरह इसकी मंगवाई थी बाहर से उस टाइम के लिए। ठीक है, दोनों के अंदर क्या है, यहाँ पे टेक्निकल मेडिकल लैंग्वेज के अंदर डिफरेंस है ज़रा, बाकी यहाँ पे इसको ज़रा कुछ इसके अंदर डिफरेंस नहीं है। कहाँ से आपने सैंपल कलेक्ट करना है उसके ऊपर डिफरेंस है। एंड जो इसका इवन मोर्टेलिटी रेट जो मोर लीथल, अगर पर्वो वायरस बहुत ज़्यादा लीथल भी है। ठीक है, तो ये कुछ अपने डिफरेंस है, लेकिन UPSC के कंटेक्स्ट के अंदर कुछ खास मुझे इसके अंदर दिखा नहीं। हाँ, आप इसको एक बार देख सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे कुछ नहीं है। देखिए थर्ड क्वेश्चन, consider the following statement in context to canine parvovirus disease. It is highly contagious viral disease that can also be life threatening in puppies and dogs.
सेकेंड है द वायरस स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कंटैक्ट विद एन इन्फेक्टेड डॉग और बाय इनडायरेक्ट कंटैक्ट। थर्ड है करंटली देयर इज नो क्योर फॉर द डिजीज। 1 and 2, 2 and 3, 1, 3 ऑल ऑफ द अबव। चलिए दोस्तों सिंपल है, अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। फोर्थ क्वेश्चन उनके लिए पहले करना चाहते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं न्यू जिन बेरी स्पीसीज डिस्कवर्ड इन तमिलनाडु। आपको पता है कि हमने बहुत सी स्पीसीज करी है ना, तो उनका आपको क्या करना है, जब इतनी ज़्यादा स्पीसीज आपने पढ़ी हैं, आपको कौन से रीजन के अंदर होती है। इसको आप ऐसे कर सकते हो, जैसे ये इंडिया का अपना बना दिया, इसको मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट मान लीजिए थोड़ा सा, है ना, तो ईस्ट मान लीजिए अपने हिसाब से, नॉर्थ है एंड देन वेस्ट है, साउथ है। तो इस रीजन के अंदर यहाँ पे कौन कौन सी एंडेमिक है, यहाँ पे कौन कौन सी एंडेमिक, ऐसे आपने थोड़ा सा अपना एक मैप के ऊपर सारी स्पीसीज के नाम लिख देने हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन अगर एंडेमिक के बेस के ऊपर आता है या फिर जनरल क्वेश्चन आता है उसके साथ एक स्टेटमेंट एंडेमिक की है, वो आपको ध्यान रखना है। तो रिसेंटली बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने डिस्कवर किया न्यू जिनबेरी स्पीसीज, कहाँ से, कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन तमिलनाडु। ठीक है दोस्तों, ये एंडेमिक है सदर्न वेस्टर्न घाट, ये आपने स्टेटमेंट याद रखनी है। मेडिसिनल वैल्यू है, फूड के लिए यूज़ की जाती है ना। तो इवन जो अगर मैं बात करूँ कोई लार्वल होस्ट बटरफ्लाई है ना, बटरफ्लाई की जो स्पीसीज जो लाइफ साइकिल होता है उसके अंदर जो लार्वल स्टेज आती है वो भी उसका कोई होस्ट होगा, ये एज ए होस्ट भी सर्व होती है उस टाइम पे। एवरग्रीन स्मॉल ट्री ये स्पीसीज है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो, लेकिन खास यूपीएससी बहुत ज़्यादा इसके अंदर डिटेल में नहीं जाती, आपको लोकेशन बेस आपको क्वेश्चन इसके अंदर आ सकता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे क्वेश्चन है, देखो बेसिक क्यों, क्योंकि एंडेमिक स्पीसीज जो हमने ऑलरेडी, मैंने आपको एक एंडेमिक स्पीसीज पहले हमने डिस्कस की, उसके साथ साथ एक क्वेश्चन भी था एमसीक्यू कि इंडिया के अंदर कौन कौन सी एंडेमिक स्पीसीज है, नीचे ऑप्शन थे, है ना, तो वो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे देखते हैं, तो अब अलग टाइप का क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है, क्योंकि हम काफ़ी पर्सपेक्टिव, अलग अलग पर्सपेक्टिव से यूपीएससी कैसे पूछ सकती है वो सारे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है एंडेमिक स्पीसीज आर प्लांट्स and animal species that are found in particular geographical region and nowhere else in the world. Second, exotic species are those which belong to some other region but introduced in a foreign region. Third, native species is not necessarily restricted to its native area. It may be found in other areas of the world as well. 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 all of the above. तीनों को हमने टच किया है, तो आंसर भी अपना तीनों ऑल ऑफ दी अबव। अगर मैं एंडेमिक, देखो एक्सोटिक तो वही है जो मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आ रही है ना, वहीं पे पाई जाती है इंडिया का रही, तो वो हमारे लिए फॉरेन है, तो वो एक्सोटिक स्पीसीज होगी। एंडेमिक है उसी रीजन के अंदर पाई जाती है, दुनिया में कहीं भी और नहीं मिलती। नेटिव स्पीसीज भी एक होती है। नेटिव स्पीसीज क्या होती है कि अपने नेटिव एरिया के अंदर तो पाई जाती है, लेकिन ये हो सकता है किसी और में, जैसे मान लीजिए इंडिया के अंदर हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी हो, ठीक है, उसको बोलते हैं नेटिव। नेटिव और एंडेमिक के अंदर यही डिफरेंस है। ठीक है जी, ओके। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए उनके लिए जो पहले सॉल्व करना चाहते हैं दोस्तों, यहाँ पे स्टॉप करिए, इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ पे बात करते हैं कवच, इंडियन एक्सप्रेस आर्टिकल लिखता है, अच्छा आर्टिकल है ये, ठीक है, इसके ऊपर बात करते हैं। कवच जो बेसिकली दोस्तों क्या होता है कि एक ट्रेन इधर से आ रही है, दूसरी ट्रेन इधर से आ रही है, कोलिजन बहुत होते हैं, तो इनका कोलिजन कैसे रोका जाए, इसके लिए जो इंडिजीनियसली डेवलप किया है कवच, ठीक है, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम। कवच की बात करूं अगर बेसिकली, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है, ठीक है, 2012 से हम इसके ऊपर काम करने लगे हैं, और इसको ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम भी बोला जाता है, लेकिन अभी नाम आपको पता है कि अलग अलग नाम देती है गवर्नमेंट, तो कवच इसका नाम दिया गया। अब ये बेस है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस के ऊपर, जिसके ऊपर आपका फास्ट टैग वगैरह काम करते हैं। रेडियो और फ्रिक्वेंसी के हिसाब से ये चेक करती है कि आगे कुछ है या नहीं। इवन मान लीजिए अगर कोई ड्राइवर है, उसने जो सिग्नल को क्रॉस कर दिया है ना, सिग्नल को क्रॉस कर दिया, तब भी यहाँ पे पता चल जाएगा। यहाँ पे इसकी बात करते हैं थोड़ी सी, यहाँ पे देखिए, ठीक है, तो यहाँ पे स्टेशन है और जीपीएस भी यूज़ करेगी ये। तो यहाँ पे आरएफआईडी जो रीडर हैं वो ट्रेन के ऊपर, पटरी के ऊपर भी लगाए गए हैं, ट्रेन के अंदर भी लगाए जाएंगे, ठीक है जी। अब इसके हिसाब से जैसे गाड़ी आती है हमें पता चल जाता है, हमने टॉल वाला देखा होगा है ना, यहाँ पे भी लोकेशन जो है रेडियो कम्युनिकेशन के थ्रू स्टेशन को भी पता चलती है, दोनों ट्रेन के अंदर ड्राइवर को भी पता चलती है उनकी लोकेशन क्या है। अगर मान लीजिए उनको लगता है कि हाँ ठीक है, ये सिस्टम बताता है कोलिजन हो सकता है, तो उसके हम अवॉइड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे सिग्नल क्रॉस हो गया तब भी इसका पता चल जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे बात करते हैं, ओके, आरएफआईडी के बारे में अभी मैं बात करूंगा यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। अब ये सिस्टम जो है ये बेसिकली ऑलरेडी एग्जिस्ट है, यूरोपियन ट्रेन प्रोटेक्शन एंड वार्निंग सिस्टम, ठीक है, उसके हिसाब से लिया गया, लेकिन हम जो हैं इसको अलग लेवल के ऊपर जाना चाहते हैं। हम यहाँ पे इसको एक फ्यूचर के अंदर और ज़्यादा मॉडर्न करना चाहते हैं, चीप करना चाहते हैं एज कम्पेयर टू कि दुनिया के अंदर कोई भी सिस्टम हो हमारा सबसे चीप हो, ठीक है, क्वालिटी वाइज नहीं, मतलब प्राइस वाइज, है ना,
कि जैसा बोलते हैं ना चीप है, वो नहीं, मतलब उसका प्राइस जो लो, ताकि ये दुनिया के अंदर कहीं भी हम इसको हम एक्सपोर्ट भी कर सकें सिस्टम को। और इसकी जो सर्टिफिकेशन है वो सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4 है। ठीक है जी, इसके बारे में बात करेंगे। नया इसमें अंदर क्या है, हम चिप पर अल्टरनेटिव बनाना चाहते हैं इंडिजीनियसली, ठीक है जी, कंपैटिबल हो 4G LTE सिस्टम के साथ। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे वर्ल्ड चीपेस्ट जो 30 से 50 लाख का पर किलोमीटर खर्चा है, इतना हम यहाँ पे इसको अचीव करना चाहते हैं। काम कौन कर रहा है इसके ऊपर, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर है। ठीक है जी, अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों आगे कहाँ पे रोल आउट हुई है, ये कुछ एग्जांपल है। तो पूरे थ्रू आउट इंडिया यूपीएससी पूछेगी, ऐसा कुछ नहीं। अब सेफ्टी इंटीग्रेशन लेवल की अगर बात करें तो जितना SIL 4 है, जितना पहले SIL 1 है, मतलब कम सेफ्टी है, दैट 2 3 4, तो यहाँ पे मैक्सिमम के कितना प्रोबेबिलिटी है कि इसके फेलियर होने के चांसेस उतने ही, मतलब अगर SIL 4 मिला है सर्टिफिकेशन, इट मीन्स कि इसके जो फेलियर के प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ही कम है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जो SIL सिस्टम है ये किसने डिफाइन किया है, मैं आपको बता देता हूँ। IEC स्टैंडर्ड है दोस्तों, इसका नंबर है 61508। ठीक है जी, इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन जो है वो इसको एस्टेब्लिश उसके ये सिस्टम दिया हुआ है, और इंडिया इज ऑल्सो मेंबर ऑफ इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है। अब बात करते हैं RFID, ये भी एक अलग टॉपिक है, लेकिन भाई हमने एग्जाम तैयारी करनी है तो यहाँ पे हमें पढ़ना पड़ेगा। रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है जी, जैसे बारकोड स्कैन करते हैं आपको डायरेक्ट जो लाइन ऑफ साइट है उसके अंदर वो उस टैग को लेके आना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो व्हीकल आप लेके जाते हो तो वो एक जनरल रेंज के अंदर बहुत से मल्टीपल जो व्हीकल है उनको वो क्या स्कैन कर लेता है ना। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि हमने तो बारकोड लगाया, हमने वहाँ पे फास्टैग लगाया गाड़ी की विंडशीट के ऊपर, लेकिन उसको वो रीड करता है ना। अब इसके कई मेथड हैं, इसकी कई अब समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका टैग लगा हुआ है, ठीक है, जो सिस्टम है उसके अंदर एंटीना लगा होगा, वो इसको रीड करेगा, उसके बाद रीडर के पास भेजेगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर पूरा डेटा आता है। जो हमारा फास्ट टैग है ना, जो RFID टैग है उसके अंदर एक चिप होती है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है उस व्हीकल के बारे में। एंटीना होता है दोस्तों, ठीक है जी, जो इस रीडर की जो है ना हेल्प करता है। उसके अलावा पैकेजिंग, जो इसको पूरी सिस्टम को पैक करता है ताकि एक गाड़ी से अटैच हो जाए। अब ये अगर मैं बात करूं तो हमारे वहां पे क्या कोई बैटरी लगी, बैटरी तो कुछ नहीं लगी, लेकिन जब इसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पड़ती है, ठीक है, तब ये एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है जी, अब बात करते हैं थोड़ा सा, अगर मान लीजिए यूपीएससी पूछे कि RFID टैग्स जो हैं ये सारे के सारे पैसिव होते हैं, मतलब इनके अंदर बैटरी नहीं होती, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। इसके ऊपर बात करते हैं। अब ये अलग अलग कैटेगरी के हैं फ्रिक्वेंसी के हिसाब से। लो फ्रिक्वेंसी टैग है, ठीक है, इसकी 125 किलोहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी है अराउंड। ठीक है दोस्तों, अब इसके अंदर अब ये कितनी दूर से स्कैन होगा, फ्यू इंचेस से स्कैन होता है, ठीक है, और इसके अंदर डेटा भी कम ही स्टोर होगा। ये बहुत ही अलग अलग जगह पे एनिमल ट्रैकिंग, एक्सेस कंट्रोल, एसेट ट्रैकिंग, हेल्थ केयर वगैरह अलग अलग जगह पे यूज होता है। इसकी बात है हाई फ्रिक्वेंसी टैग, जो बहुत ही ज़्यादा यूज होता है अलग अलग सर्विसेज के अंदर। फ्रिक्वेंसी है 13.56 मेगाहर्ट्ज, रेंज है 30 सेंटीमीटर। ठीक है जी, कैपेबिलिटी स्टोर कर सकता है 4K डेटा। इसके अलावा लाइब्रेरी बुक्स है, पर्सनल ID कार्ड है, एयरलाइन बैगेजेस हैं, वहाँ पे आपको देखा को लगे होते हैं टैग अलग अलग, ठीक है, वहाँ पे। इसके अलावा अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी टैग होते हैं। इसके दो टाइप हैं, एक होता है पैसिव, ठीक है, जो RFID रीडर है ना, जो मैंने आपको बताया, उससे ही एनर्जी यूज करता है, इसकी खुद की बैटरी वगैरह नहीं होती। फ्रिक्वेंसी है 860 मेगाहर्ट्ज टू 960 मेगाहर्ट्ज, 25 मीटर की रेंज है दोस्तों इसकी, ठीक है, और ये हाई डेटा ट्रांसमिशन इसके अंदर करता है। सप्लाई चेन है, मैन्युफैक्चरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक टॉलिंग सिस्टम, उसके अंदर ये सारा यूज किया जाता है। दूसरा है बैटरी ऑपरेटर, ये होते हैं एक्टिव, इनकी रेंज और बढ़ जाती है। ठीक है, तो आपने रेंज का थोड़ा सा आइडिया रखना है। व्हीकल ट्रैकिंग, ऑटो मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, ये सारा इसके अंदर भी ये यूज होता है, डिपेंड करता है आपका क्या क्या। द हिंदू ने एक आर्टिकल आया था, द हिंदू बोलता है कि जो अपना फास्टैग है उसकी 6 मीटर रेंज है, लेकिन अलग अलग रेंजेस हैं, अलग अलग न्यूज़पेपर हैं, अलग अलग मेंशन दी हुई। ठीक है, हालांकि अगर NPCI की साइट पे जाएँ वहाँ पे कुछ इसके बारे में मेंशन नहीं है। ठीक है दोस्तों, कई हम देखते हैं कि कई व्हीकल के अंदर अगर आप देखोगे, टॉल के अंदर जाओगे तो गाड़ी आपको बिल्कुल पास लेके जानी पड़ती है, वहाँ से ट्रैक करता है वो, है ना, वो जो पिलर होता है वहाँ पे उसके पास।
कई कई दूर से ही ट्रैक हो जाते हैं, ठीक है। तो वो डिपेंड में भी हो सकता है कि जो टोल प्लाजा है उसके अंदर कितना ज़्यादा रश है, कितना ज़्यादा व्हीकल की मूवमेंट है, उसके बेस के ऊपर उन्होंने जो फ्रिक्वेंसी सेट की हो अलग अलग, और वहाँ पे रेंज उसके हिसाब से रखी हो। प्रो एंड कॉन्स वही बता दिया आपको, यहाँ पे लाइन ऑफ साइट के अंदर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट उसकी डिमांड नहीं करता। इसके अलावा रीड राइट कर सकते हैं और बाकी नॉर्मल चीज़ें यहाँ पे कोई भी नहीं, हमने ऑलरेडी डिस्कस की है। तो यहाँ पे बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग के कंटेक्स्ट के अंदर इसके प्रो कॉन्स हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन देखिए, कवच इज एन इंडिजीनियस रीलोडेबल टैग दैट अलाउ ऑटोमेटिक डिडक्शन ऑफ टोल विदाउट हैविंग टू स्टॉप फॉर कैरिंग आउट कैश ट्रांजैक्शन। Second, RFID technology is a specific type of radio technology that uses radio waves to identify tags attached to an object and thus identify the object. Third, National Payment Corporation of India issues fast tags which facilitate vehicle to make the toll payment electronically. 1 and 2, 2, 1, 3, 2, 3. चलिए जी, आंसर है 2। फर्स्ट है कवच तो नहीं है, कवच तो वो ट्रेन वाला है ना, तो ये तो अपना स्टेटमेंट गलत है। सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। एनपीसीए इशू नहीं करता है ना, फास्टैग को इशू नहीं करता इसने। तो अगर मैं बोलूँ नेशनल अपना इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम NETC, ठीक है, इसको डेवलप किया है, इस सिस्टम को डेवलप किया है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना इसका काम है। इसके अंदर हम जो फास्टैग वाला जो टोल वाला वो सिस्टम सेट किए गए। हालांकि इशू आप वहाँ पे POS से ले सकते हो, बैंक से ले सकते हो, अलग अलग जो एरियाज हैं, जो सेंटर हैं, वो इसको इशू करते हैं। तो ये आपको छोटी सी है गलती, वो आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, यहाँ पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो दोस्तों, दिस इज़ ऑल। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ नया, कुछ अलग लेके आएँ, ताकि जो भी हमें लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर हम बात करते हैं, ठीक है जी। डिपेंड करता है टॉपिक कितना उसकी वैल्यू है, UPSC के कंटेक्स्ट के अंदर उतनी ही उसकी लेंथ रहती है। सो दिस इज ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।